गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो हाइपोपैराथायराइडिज्म पे था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपोपैराथायराइडिज्म है। और हमें पता है कि पीटीए, हाइपो का मतलब क्या होता है, कमी होना, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादती होना। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पे डेफिनेशन हमें समझ आ गई कि इसमें क्या होगा कि जो हमारे पास पीटीएच का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ाने से पहले मैं इसकी पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी बता देती हूँ। वैसे ही मैंने सारी एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन स्टिल मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ये हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड है जिसमें हमारे पास 4 हमारे पास चीफ सेल्स होते हैं जिन्होंने हमारा पीटीएच बनाना होता है। ठीक है, पीटीएच बनाना होता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में। ये पीटीएच क्या करता है, हमारे जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है और PO4 को डिक्रीज़ करके हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब बात आती है कि यार ऐसे और ये होता किस तरह है। मतलब सबसे पहले मैंने लास्ट टाइम बताया था ऑस्टियोब्लास्ट का प्रोसेस होता है। ये पीटीएच ऑस्टियोब्लास्ट पे आके काम करता है। ऑस्टियोब्लास्ट से फिर रैंक लिग्निन रिसेप्टर्स पे काम किया जाता है। उसके बाद फिर वो जाके ऑस्टियोक्लास्ट से मिलते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट के बाद फिर बोन की डिस्ट्रक्शन होती है जिसे बोन रिसॉर्प्शन कहते हैं। जब वो होती है तो उसके बाद हमारी बोन में से PO4 और कैल्शियम निकलता है और इस तरह वो हमारी बॉडी में जाके हमारे कैल्शियम को मेंटेन करता है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि किन कॉजेज़ की वजह से हमारे पास क्या सिम्टम्स आते हैं, हाइपोपैराथायराइडिज्म के सिम्टम्स आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है थायरॉयडेक्टमी। थायरॉयडेक्टमी का क्या मतलब है कि थायरॉयड ग्लैंड का रिमूवल कर देना। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर अच्छा सम टाइम ऐसे होते हैं कि अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से नहीं करवाते अपनी थायरॉयडेक्टमी, ठीक है, तो किसी भी वजह से हमारे जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो आपको पता है पीछे पड़े होते हैं थायराइड के। ठीक है, तो किसी भी वजह से इनका डैमेज हो जाएगा या इस ग्लैंड के साथ साथ ये भी निकल आएंगे क्योंकि इतने बड़े नहीं होते। आप खुद देख लें, इसमें चीफ सेल्स इनके 4 होते हैं, 2 लेफ्ट साइड पे 2 राइट साइड पे। ठीक है, तो ये भी निकल आ सकते हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट को हाइपोकैलेसीमिया हो जाएगा। हाइपोकैलेसीमिया कैसे होगा, जब पीटीएच ही नहीं बनेगा, हमारी बॉडी में कैल्शियम मेंटेन ही नहीं रहेगी तो कैल्शियम डिक्रीज़ हो जाएगी। या फिर एक ये रीज़न हो सकता है थायरॉयडेक्टमी में कि ग्लैंड ही बाहर निकाल दिया जाए, या फिर ये हो सकता है कि वहाँ से जो उसके पास से गुजरने वाली ब्लड सप्लाई है, उसे ही इंटरप्ट कर दिया जाए, मतलब उसी को ख़त्म कर दिया जाए, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट को हाइपोपैराथायराइडिज्म के सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड रीज़न है वो इन्फिल्ट्रेटिव कॉजेज़ है। इन्फिल्ट्रेटिव कॉजेज़ में क्या आ जाता है, लेट्स सपोज आप GIT में नेक्स्ट में आपको पढ़ाऊंगी 2 डिजीज़ेज़ आती हैं हमारे पास जिसे हम लोग कहते हैं, एक हमारे पास जस्ट अ मिनट, एक हमारे पास होती है विल्सन डिजीज़ और दूसरी होती है हीमाक्रोमेटोसिस। विल्सन डिजीज़ में मैंने एक दफ़ा पहले भी जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो हमारे पास विल्सन डिजीज़ होती है ना, इसमें जो कॉपर होता है ना वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक डिजीज़ है। और हीमाक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि जो आयरन है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एबनॉर्मली एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ये जाके हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड पे भी एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनको भी डिसफंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से पीटीएच कम बनता है। और ये जाके किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, इसको डैमेज करते हैं, फ्री रेडिकल इंजरी के प्रोसेस के थ्रू ये जाके उसको डैमेज करते हैं। ठीक है, अब फ्री रेडिकल इंजरी क्या होती है, वो इंजरी जो ऑइंस के थ्रू करवाई जाए। ठीक है, फ्री ऑइंस के थ्रू करवाई जाए। ये मैंने लास्ट आपका पैथो का ये टॉपिक है फ्री रेडिकल इंजरी, ये मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है। ठीक है, आपने ये वहाँ से जाके देख लेनी। ये 2 कॉजेज़ हो गए। थर्ड कॉज में आ जाता है ऑटो इम्यून पोली एंडोक्राइन सिंड्रोम टाइप 1। ठीक है, ऑटो इम्यून पोली एंडोक्राइन सिंड्रोम टाइप 1, इसमें क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि हमारी बॉडीज़ में ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं। वो ऑटो एंटीबॉडीज़ हमारी जाके ऑर्गन्स की जो ग्लैंड है ना उसको क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, वो उनको जाके डैमेज कर देती हैं। जब वो डैमेज होते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो पीटीएच है उस पर असर पड़ता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड पे असर पड़ता है, हमारी स्किन पे असर पड़ता है। ठीक है, हमारे पैराथायराइड ग्लैंड्स ख़राब हो जाते हैं, एड्रीनल ग्लैंड में मसला आता है, स्किन में मसला आता है, क्योंकि ये ऑटो एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट बन रही है, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड को डैमेज करने के लिए बन रही है। टीचर, ठीक है, इसलिए इसका नेम है ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम टाइप 1। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर ये पीटीएच में होगा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाएगा। एड्रीनल ग्लैंड में इसकी डिस्ट्रक्शन होगी तो एड्रीनल इंसुफिशेंसी आ जाएगी। स्किन में अगर ये थोड़ा होड़ से सुनिएगा, अगर स्किन में होगा तो क्या होगा, हमारे पास क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडियासिस हो जाएगा। कैंडियासिस क्या होता है, ये एक फंगल इन्फेक्शन होती है। कैंडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन होती है। मैं दोबारा बोल दूँ, क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस हमारे पास ये फंगल इन्फेक्शन होती है जो पेशेंट को जाके फिर रिकरेंट इन्फेक्शंस करवाती है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास कोई भी जेनेटिक कॉज होगा जिसमें डिजॉर्डर सिंड्रोम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, इसको मार कर। डिजॉर्डर सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, आपने बहुत पेशेंट्स भी देखे होंगे जिसमें डिजॉर्डर सिंड्रोम के जिसमें अफेक्ट होता है, आपने ये देखा होगा उन पेशेंट की हाइट छोटी होती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या होते हैं कि डिजॉर्डर सिंड्रोम में क्या होता है, आपके पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ कैसे होती हैं कि या तो हमारे पास जो पेशेंट है उसका थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड ही नहीं बनेगा और थाइमस नहीं बनेगा, ठीक है, और टी सेल्स डिसफंक्शन होंगे, वो काम नहीं करेंगे। आपको मैंने पहले ये सारा बताया है कि थाइमस कहाँ से बनता है, ठीक है, पैराथायराइड कहाँ से बनता है। मैंने आप जब थायराइड की बताई थी तो उसमें मैंने आपको एक फेरेंजियल ऑपरेटस का बताया था। फ्रेंजियल ऑपरेटर से हमारे थायराइड ग्लैंड की फोरामेन सीकम से उसकी हो रही थी, ओरिजिनेशन हो रही थी। अगर ये किसी ने नहीं वीडियो देखी तो वो जाके एनाटॉमी और एम्ब्रियोलॉजी ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड देख सकता है वहाँ से, ठीक है। तो इसी तरह ये पीटीएच और थाइमस में अफेक्ट कैसे आता है कि जो हमारे पास फेरेंजियल ऑपरेटस है उसमें जो उसका ये ऐसे ऑपरेटस होता है, इसके 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी 2 स्वेलिंग होते हैं जिसे लिंगुअल स्वेलिंग कहते हैं। यहाँ पे से हम ये 1 2 ये और ये 4th, ये 2 पाउच इसके एब्सेंट होंगे तो हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड और थाइमस नहीं बनेगा। और अगर थाइमस नहीं बनेगा तो हमारे पास टी जो सेल्स हैं वो हमारे पास फंक्शनल होते हैं, तो वो हमारे जो टी सेल्स हम थाइमस हमारे टी सेल्स को ओरिजिनेट करवाता है, ठीक है, उनको फंक्शन में लेके आता है। तो टी सेल्स काम नहीं करेंगे, पीटीएच होगा तो हमारा थायराइड ग्लैंड हमें हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाएगा और थायराइड ग्लैंड भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका काम होता है एक थायराइड ग्लैंड भी इसी से बनता है, पैराथायराइड ग्लैंड भी और थाइमस भी इस ऑपरेटर से, ठीक है। ये हो गए हमारे पास कितने कॉजेज़, 1 2 3 4, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। थायराइडेक्टमी, इन्फ्लेमेटरी कॉजेज़, ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन टाइप सिंड्रोम टाइप 1, और तीसरा आगे जेनेटिक कॉज। इसके बाद हमारे पास कॉज आता है, इसके बाद जो हमारे पास काज आता है वो है हमारे पास इसको कहते हैं हम लोग सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक जीन्स की म्यूटेशन होती है जिसे कहते हैं GNAS जीन, ठीक है। इस जीन का एक्चुअली काम क्या होता है, जो सूडो हमारे पास हाइपोपैराथायराइडिज्म क्यों होता है, हमारे पास एक स्टिमुलेटरी एक रिसेप्टर होता है, एक मिनट, ये क्यों नहीं फोकस हो रहा, लेट मी फोकस इट। जी स्टिमुलेटरी हमारे पास क्या होता है, एक रिसेप्टर होता है जिस पे पीटीएच ने आके काम करना होता है। जब ये पीटीएच इस जी रिसेप्टर पे काम करता है, उसके बाद जी रिसेप्टर CA साइक्लिक AMP को रेगुलेट करता है, इंक्रीज़ करता है, तो जाके जो हमारा पीटीएच हार्मोन है वो बॉडी पे काम करता है। उसको जी रिसेप्टर चाहिए होता है खुद को एक्टिवेट करने के लिए। तो इस जी स्टिमुलेटरी जो हमारे पास रिसेप्टर है, इसमें जो जीन इसको बनाता है वो हमारे पास GNAS जीन है, ठीक है। अगर इस जीन की म्यूटेशन होगी तो जी प्रोटीन नहीं होगा, जी रिसेप्टर स्टिमुलेटरी रिसेप्टर नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो पीटीएच इस पर काम नहीं कर सकेगा, ठीक है। साइक्लिक AMP नहीं एक्टिवेट होगी तो पेशेंट को हाइपोपैराथायराइडिज्म हो जाएगी, ठीक है। फिर पेशेंट को हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम आएंगे, क्योंकि हमारे पास PTH ही वर्क नहीं PTH ही आगे स्टिमुलेट नहीं हो रहा होगा। PTH बन रहा है, ठीक है, उसने वर्क पहले जी स्टिमुलेटरी पे करना है, फिर आगे वो अपना काम कर सकेगा। लेकिन बन ये परफेक्टली रहा है, अगर ये एक्टिवेट ही नहीं होगा PTH तो कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसमें आपको कहा जाए कि हमें इसकी लैब वैल्यूज़ के थ्रू रिकॉग्नाइज, तो जब आपने इसको लैब वैल्यूज़ के थ्रू रिकॉग्नाइज करना है तो PTH का लेवल आपको नॉर्मल मिलेगा, क्योंकि ग्लैंड का मसला नहीं है इसमें ग्लैंड का मसला नहीं है, इसमें रिसेप्टर का मसला है, इसमें जीन्स का मसला है, ठीक है। तो अगर हम इसकी लैब वैल्यू लेंगे तो हमें कैल्शियम कम मिलेगा और PO4 ज़्यादा मिलेगा। क्यों? PTH का काम होता है कैल्शियम को मेंटेन करना। तो पीटीएच तो बन रहा है लेकिन वो आगे एक्टिवेट होने के लिए उसको रिसेप्टर नहीं मिल रहा, इसलिए कैल्शियम का लेवल ज़्यादा से ज़्यादा कम होगा। और पीटीएच ने क्या करना होता है, डिस्टल हमारे जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वहाँ पे जाके PO4 की रीअब्जॉर्प्शन करवानी होती है। तो जब वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सारे के सारा ब्लड में रहेगा तो उसकी क्वान्टिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इन पेशेंट्स में सिम्टम्स और क्या नज़र आते हैं, उसके 4 और 5 जो उनके ये 4 और 5 डिजिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये आपके पास उनके शॉर्ट होते हैं, ठीक है, उनकी हाइट शॉर्ट होती है, वो हाइपोकैल्सीमिक होते हैं। मैं एक बार ये फिर रिपीट कर देती हूँ, सूडो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म 5th कॉज है हमारे पास किस चीज़ की, हाइपोपैराथायराइडिज्म की। इसमें क्या होता है, इसमें जी स्टिमुलेटरी एक रिसेप्टर होता है जिस पर PTH ने आके काम करना होता है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन हियर।
सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होता है कि एक स्टिमुलेटरी प्रोटीन होती है, ठीक है, जिस पे पीटीएच ने आके काम करना होता है। ये यहाँ पे आके एक्टिव होगा, ये आगे फिर साइक्लिक एएमपी को एक्टिव करेगा, जिसके थ्रू पीटीएच वर्किंग पोजीशन में आएगा। पीटीएच बनेगा नहीं, यहाँ से बनेगा नहीं, पीटीएच बनेगा तो पैराथाइड ग्लैंड से ना, लेकिन इसको बनने एक्टिव होने के लिए, अभी ये नॉन एक्टिव है, इसको एक्टिव होने के लिए जी स्टिमुलेटरी रिसेप्टर चाहिए। ये जाके इस रिसेप्टर पे वर्क करेगा, ये रिसेप्टर आगे साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट होगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी, तो हमारे पास पीटीएच एक्टिव फॉर्म में होगा, फिर वो जाके काम करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इस स्टिमुलेटरी रिसेप्टर को बनाना एक जीन होता है, जिसे GNAS जीन कहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें क्या होता है कि इस सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में इस जीन्स की म्यूटेशन होती है, ठीक है। ये जब नहीं होगा जीन, हमारे पास जीन स्टिमुलेटरी नहीं बनेगा, तो पीटीएच को तो कोई काम एक्टिव होने के लिए कोई जगह ही नहीं मिलेगा। काम तो वो अपनी ग्लैंड तो वो चीज़ बना रहा है, लेकिन आगे उसको जिसने एक्टिवेट करना है वो चीज़ नहीं है, तो पीटीएच नॉर्मल होगा, ठीक है, या फिर ज़्यादा होगा। वो ग्लैंड कहेगा यार मसला यह है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं, आगे वर्क क्यों नहीं कर रहा, तो नॉर्मल बनेगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये सूडो में होता है कि आपके पास GNAS प्रोटीन की जो हमारे पास जीन्स है उसकी म्यूटेशन हुई होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो पीटीएच का वैल्यू नॉर्मल होती है, कैल्शियम डिक्रीज़ होती है, और PO4 ज़ाहिरी बात है, जब पीटीएच एक्टिव नहीं हो रहा, वो PO4 पे आके काम नहीं करेगा, हमारी किडनी के प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पे, ठीक है, वहाँ पे काम नहीं करेगा, कैल्शियम के डिस्टल पे जाके काम नहीं करेगा, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पे, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट में हमारे पास 4 और 5 डिजिट, मैंने आपको बताया कि 4 और 5 डिजिट्स है, इसकी शॉर्टनेस होगी, शॉर्ट हाइट होगी, और पेशेंट को हाइपोकैलेसीमिया होगा, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स की, तो इस क्लिनिकल फीचर्स मैं आपको नेक्स्ट कराती हूँ। इसमें ये होता है कि अब क्या पढ़े थे हम लोग, क्लिनिकल सिम्टम्स पढ़े थे। अब जितने भी सिम्टम्स होंगे ना, वो कैल्शियम की वजह से आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हुआ हुआ है, ठीक है, PO4 ज़्यादा हुआ है। जब एक चीज़ ज़्यादा है उसको तो छोड़ दो ना, कैल्सीमिया की वजह से हमें जो सिम्टम्स आएंगे हमने वो पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कौन कौन से आते हैं। सॉरी मेरी डायग्राम तवज्जो ना देना, ये मैंने CNS सिस्टम बनाया, इसमें ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है। इस न्यूरॉन को मैं यहाँ पे डिवाइड कर यहाँ पे ओपन करके लिख देती हूँ। देखो ये एक न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन के ऊपर आपको पता है न्यूरॉन्स के ऊपर हमारे ऊपर सोडियम रिसेप्टर्स होते हैं, जिसमें से सोडियम ने गुजर के अंदर जाना होता है। अब ये कह लो कि कैल्शियम यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाएगी। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, किसी भी किस्म से कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगी या कैल्शियम कम हो जाएगी, यहाँ पे ये गार्डियन बन के बैठ जाएगी। अगर गार्डियन बहुत स्ट्रिक्ट होगा तो ये सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा। जब सोडियम अंदर नहीं जा पाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होंगी, हम लोग पढ़े थे कि अगर सोडियम किसी भी वजह से ज़्यादा होगा, ठीक यार, ये मैं चीज़ें यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब जैसे देखिए हमारे पास CNS सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, मैंने इस न्यूरॉन को यहाँ पे बना दिया खोल के, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, यहाँ पे एक न्यूरॉन है, यहाँ पे आपको पता है सोडियम चैनल होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के ऊपर, जिनके थ्रू अंदर जाके उन्होंने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ करनी होती है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है, कैल्शियम का गार्ड है। अगर ये बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि कैल्शियम को अंदर नहीं जाने, हमारे पास Na को अंदर नहीं जाने देगा, और क्या होगा कि थोड़ी जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं, एक्शन पोटेंशियल है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हाइपो है, यहाँ पे कैल्शियम डिक्रीज़ है, तो क्या होगा, अगर हमारे पास कैल्शियम डिक्रीज़ है तो यहाँ पे ये गार्डियन भी स्ट्रिक्ट नहीं होगा, ठीक है। गार्डियन तो बड़ा नॉर्मल सा होगा, जैसे कोई स्कूल का एक गार्डियन बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, एक गार्डियन थोड़ा नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे कैल्शियम कम होगा तो यहाँ पे भी ये गार्ड भी कम होगा, तो Na क्या करेगा, अपनी मर्जी से अंदर जाता जाएगा, उसको कोई टेंशन नहीं होगी कि यार कितना कोई जा रहा है, क्योंकि गार्ड नहीं बैठा हुआ आगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी जो एक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब एक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिकल फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स धबाधब यूँ करके ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करेंगे, फास्टली इधर उधर मूव करेंगे। जब वो इधर उधर फास्टली मूव करेंगे, एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, पेशेंट बहुत अलर्ट हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, पेशेंट को डिल्यूजन्स होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है।
तो ये हमारे पास न्यूरो ये सारा सिस्टम होता है जब कैल्शियम कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें अब यहाँ पे सिम्टम आएगा टेटनी का। टेटनी का क्या मतलब होता है? टेटनी में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। मैं पेशेंट टेटनी को डिवाइड किया होता है 4 चीज़ों पे, 1 2 3 एंड 4 एंड लेट्स सपोज 5 भी कर दे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मेरे पास कोई पेशेंट आएगा, मैं उसके फेस को देखूँगी, मैं उसके फेस पर टैप करूँगी, मैं जब उसके फेस पे टैप करूँगी तो मुझे कौन से ट्विस्टिक साइन फील होगा, ठीक है। आपने ये जाके यूट्यूब से देख लेना, ट्विस्टिक साइन होता है। आप टैप करते हैं तो ना एक जैसे कहते हैं ये ना आप चीज़ मैं आप सही समझा नहीं पा रही कि आपने जाके गूगल से इसको यूट्यूब से देख लेना, कोई 50 सेकंड की वीडियो या कुछ इस तरह, ठीक है। ट्विस्टिक साइन। दूसरा आ जाता है हमारे पास कि जब आप एक बंदे का बीपी चेक कर रहे होते हैं ना, ये आपके पास हैंड है, ठीक है। आप एक बंदे का बीपी चेक कर रहे हो, आपने बीपी ऑपरेटस यहाँ पे लगाया, बीपी ऑपरेटस आपने लगाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब आपने इन्फ्लेट किया उसे, ठीक है, तो ये पेशेंट का हाथ यूँ है ना, तो यूँ हो जाएगा, यूँ यूँ होगा, ठीक है। जब आप इन्फ्लेट करोगे मतलब उसका हैंड इनवर्ड मूव कर जाएगा। तो इसका हैंड जब इनवर्ड मूव करेगा तो उसको हम ये जब बीपी चेक करने लगेंगे, जब वो उसको हम कहते हैं कार्पोपीडल स्पाज्म। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कार्पोपीडल स्पाज्म। कार्पोपीडल स्पाज्म को कहते हैं ट्रॉक्सिस साइन। आप ये ट्रॉक्सिज्म साइन, ये कुछ इस तरह का वर्ड है, आपने जाके ये भी सर्च कर लेना। मतलब इस तरह होता है, ऐसे हैंड ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। ट्रॉक्सिस साइन है और ट्विस्टिक साइन है। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया कि हाइपर एक्टिविटी होगी, पेशेंट मतलब न्यूरॉन इधर से उधर भाग रहे होंगे क्योंकि सोडियम ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि पेशेंट को अल्टरमेंटल स्टेटस आ रही होंगी, पेशेंट हाइपर एक्टिव होगा, मतलब बॉडी हाइपर, मतलब आपको ऐसा लगेगा यार वो आपको घूर है, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं होती, उसकी मेंटल जो है ना डिसऑर्डर, उसको ना मसला बन रहा होगा, वो देख नहीं रहा होगा, उसकी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब डिल्यूजन्स वगैरह आ जाएंगी। तो ये ट्रोजियस साइन और ये ट्विस्टिक साइन, ये हमारे पास जब आपका एग्जाम आता है तो ये 2 चीज़ें आपको टेटनी को डिस्क्राइब करने में ईजीली रहती हैं, ठीक है। फिर बोन में आप देख लेते हैं, जब कैल्शियम हमारी बोन्स में कम होगी तो हमारी बोन्स भी वीक हो जाएंगी, फ्रैक्चर होने का डर होगा, और ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी, ये जो नॉर्मल चीज़ें होती है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक करनी है, तो डायग्नोस्टिक में आपको कैल्शियम कम मिलेगा, PO4 ज़्यादा मिलेगा और PTH कम मिलेगा, क्योंकि है ही हाइपोपैराथायराइडिज्म। ये हाइपो है तो कैल्शियम भी कम है लेकिन PO4 ज़्यादा है। और APL क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास इंक्रीज़ होगा। ये एक एंजाइम होता है, जब बोन की ब्रेक डाउन होती है तो ये एक एंजाइम ब्लड में आता है, तो वो इसका आपको ALP की भी, APL या ALP की भी जो वैल्यू है वो आपको APL की जो वैल्यू है ना वो ज़्यादा मिलेगी। और फिर क्या होगा, अगर आप इसकी मेडिसिन की बात करो तो आपकी बॉडी में PTH नहीं है तो बाहर से PTH दे दो, ये हम इस तरह मेडिकेशन कर देंगे। और विटामिन D नहीं है हमारी बॉडी में, जिसने आगे जाके हमारी जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्प्शन में उसका काम करना है इंटेस्टाइन में, तो आप विटामिन D के कैप्सूल्स दे दो, ठीक है। विटामिन, ये चीज़ें होगी। मेरे पास हाइपोपैराथायराइडिज्म की डेफिनेशन होगी, उसकी कॉजेज़ होगी, ठीक है। उसमें हमने 3 डिजीज़ भी पढ़ी, एक डिजॉर सिंड्रोम थी, एक विल्सन डिजीज़ थी और हीमोक्रोमैटोमियोसिस थी, जिसमें आपको पता था कि आयरन एक्यूमुलेट होता है, यहाँ पे कॉपर एक्यूमुलेट होता है। डिजॉर सिंड्रोम में आपके पास क्या होता है, आपके पास क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसके बाद बात आ जाएगी सूडो की, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये हाइट वगैरह में मसला आता है, कौन से जीन्स का मसला आता है। क्लिनिकल फीचर्स में आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स टेटनी का पता होना, जिसमें ट्विस्टिक साइन है, ट्रॉसिस साइन है, ठीक है। अल्टरमेंटल स्टेटस आ रही है, बोन की वीकनेस हो रही है, डायग्नोसिस में चेक क्या करना है, विटामिन D और PTH आपने एज अ मेडिकेशन देनी है। ये चीज़ आपने बुक से पढ़ लेनी है। पैराथायराइड जो ग्लैंड है उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लाइक हाइपर पैराथायराइडिज्म कंप्लीट हो गया, हाइपोपैराथायराइडिज्म कंप्लीट हो गया विद देयर क्लिनिकल फीचर्स, विद देयर मेडिसिन, सिम्टम्स, सर्जरी, सब कुछ कॉजेज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है कि ADH के एसोसिएटेड डिजीजेस क्या आएंगी, वो इंशाल्लाह कल अपलोड करूँगी, ये बुक से पढ़ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।